नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। हम इस अपने चैनल पर यूपी आर्मी की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करा रहा हूं। ये थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस हैं। अभी तक मैंने थ्योरी ऑफ मशीन्स के लगभग 2 चैप्टर करा दिए हैं। ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा भाग है थ्योरी ऑफ मशीन का। इसके पहले मैंने हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स संबंधित सवाल भी करा दिए हैं। यदि आप उन सवालों को सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। और यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज़। तो ये थ्योरी ऑफ मशीन्स के फर्स्ट चैप्टर जो है हम प्लेनर मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, इससे संबंधित और इंस्टेंटेनियस सेंटर, वेलोसिटी डायग्राम, ये सब होता है। उससे संबंधित सवाल लगातार मैं लोग करा रहा हूँ, उसी तारतम्य में प्रस्तुत है ये सवाल। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कपलर लिंक इन अ 4 बार मैकेनिज्म वुड एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि 4 बार मैकेनिज्म में पहले कपलर लिंक होता कौन सा है। मान लीजिए 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक। तो 4 बार मैकेनिज्म में अगर एक जो लिंक फिक्स होता है उसके अपोजिट जो लिंक होता है, ये लिंक, इसी लिंक को कपलर कहा जाता है। इस लिंक को क्या कहा जाता है? कपलर कहा जाता है। बाकी जो 2 लिंक हैं, या तो ये रॉकर होंगे या तो ये क्या होंगे? क्रैंक होंगे, ठीक। या तो ये रॉकर होंगे या तो क्रैंक होंगे। क्रैंक कब होंगे? यदि कोई लिंक अपने एक्सिस पर, मतलब किसी रोटेशन पॉइंट के अबाउट 360 डिग्री पूरा घूम सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रैंक कहा जाता है। और यदि कोई लिंक अपने एक्सिस पे 360 डिग्री पूरा ना घूम करके सिर्फ अपने एक्सिस पे इस प्रकार से रेसिप्रोकेट कर सकता है, मतलब इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, फिर उसको वापस लौटना पड़ता है, तो उसको रॉकर कहा जाता है। कब ये क्रैंक बनेगा और कब ये रॉकर बनेगा, इससे संबंधित सवाल मैंने पिछली जो क्वेश्चन सीरीज में सवाल जब मैं करा रहा था तो मैंने आपको बताया था, ठीक, कि कब ये रॉकर की तरह वर्क बिहेव करता है और कब क्रैंक की तरह बिहेव करता है, वो मैंने बताया था। तो इसके अलावा जो फिक्स लिंक के सामने वाला लिंक होती है, सामने वाली लिंक होती है, इसको क्या कहा जाता है? कपलर कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों को कपल करके रखता है, ठीक। तब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कपलर लिंक इन अ 4 बार मैकेनिक्स वुड एक्सपीरियंस। मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कपलर रिंग की, उसको क्या अनुभव करती है, ठीक। नो एसेलरेशन, पहला दिया नो एसेलरेशन। दूसरा ओनली लीनियर एसेलरेशन, ओनली एंगुलर एसेलरेशन, बोथ लीनियर एंड एंगुलर एसेलरेशन। तो देखिए जो कपलर होता है उसका पहले हम लोग समझ लेते हैं मूवमेंट किस प्रकार से होता है। इसका मूवमेंट देखिए, इसका मूवमेंट अगर हम इसको पूरा क्रैंक माने तो इसका जो कपलर का मूवमेंट होगा वो इस तरह से होता रहेगा, मतलब फिर अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। मतलब वो जो है एक्सपीरियंस, ये क्या है, अपन ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, साथ में इसको रोटेशन भी करना है, रोटेशन करता हुआ फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक। तो वो जो है उसमें एक तरह से लीनियर मोशन भी होता है और रोटरी मोशन भी होता है। जब लीनियर मोशन होता है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन महसूस करेगा, और रोटरी मोशन हो रहा होगा, मतलब घुमावदार मोशन हो रहा होगा, रोटेशन, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन महसूस करेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कपलर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, ठीक, और जो मतलब जो CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों के एक्सपीरियंस करेगी, बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों प्रकार के एक्सेलरेशन को वो फील करती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, क्वेश्चन है कि द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मोशन ऑफ रिजिड थिन डिस्क रोलिंग ऑन रिजिड सरफेस शोन इन द फिगर इज, ठीक, इज लोकेटेड एट द पॉइंट। तो इन्होंने कहा है कि एक फ्लैट सरफेस पे इस प्रकार की एक रिंग डिस्क है, वो रोल कर रही है, तो हमको इस डिस्क का सेंटर ऑफ मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई डिस्क चाहे किसी प्रकार के सरफेस पे रोल कर रही हो, चाहे किसी कनकेव सरफेस पर रोल कर रही हो या किसी कॉन्वेक्स सरफेस पर रोल कर रही हो, ठीक, तो अगर ये उसके ऊपर रोल कर रही होगी तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा उन दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पर होगा, उन दोनों की कांटेक्ट पॉइंट पर ही होता
है, मतलब दो सरफेस और डिस्क का कॉन्टैक्ट पॉइंट जिस जगह पे होता है वहाँ पर ही उस रोलिंग डिस्क का इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर कहाँ हो जाएगा, 4 दिए ए बी सी और डी, तो कहाँ पे होगा, ए पर होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू ड्रॉ द एक्सेलरेशन डायग्राम इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द केस ऑफ, मतलब अगर हमको एक्सेलरेशन डायग्राम बनाना है तो किस अवस्था में हमें उसका कोरियोलिस कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत होगी। तो कोरियोलिस कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत कब होगी, कोरियोलिस कंपोनेंट निकालने की जरूरत तब होगी जब कोरियोलिस कंपोनेंट उसमें होगा। मतलब सीधा सीधा उन्होंने पूछा है कि नीचे जो जो मैकेनिज्म दी है उसमें मैकेनिज्म में किस मैकेनिज्म कोरियोलिस कंपोनेंट उपस्थित होता है। तो मैंने बताया था कि कोरियोलिस कंपोनेंट कब उपस्थित होता है, जब कोई स्लाइडिंग लिंक हो, साथ में वो रोटेट भी कर रही हो। जैसे कोई अगर इस प्रकार से सॉलिड स्लॉटेड लीवर हमारे पास हो, इस प्रकार के स्लॉटेड लीवर हो, और इस स्लॉटेड लीवर लगातार क्या है, रोटरी मोशन कर रहा हो या फिर ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा हो, और उसके भीतर कोई स्लाइडर हो, जैसे इसके भीतर स्लाइडर है, स्लाइडर क्या है, रेसिप्रोकेट कर रहा हो, यानी रेसिप्रोकेट यानी स्लाइडिंग मोशन कर रहा हो तो रेसिप्रोकेट कर रहा हो। तो जब कोई इस प्रकार की लिंक होती है तो उसमें कोरियोलिस कंपोनेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू वी इंटू ओमेगा, जहाँ भी क्या है, भी स्लाइडर की वेलोसिटी है, स्लाइडिंग वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, इसका लिंक का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक, तो उस तरह तो वहाँ पर इस प्रकार का होता है। कोरियोलिस कंपोनेंट का डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके पीछे वाले क्वेश्चन सीरीज में मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक, तो अब देखिए किस लिंक में कोरियोलिस कंपोनेंट होगा। सबसे पहले देखें क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है, उसमें एक ऐसी प्रकार की लिंक होती है जिसमें एक लीवर होता है जो कि एक मतलब जो कि क्रैंक की सहायता से इससे कनेक्टेड होता है। ठीक, तो ओके, ठीक, तो और यहाँ से एक लीवर जुड़ा होता है जो कि टूल से जुड़ा होता है, टूल को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता रहता है। तो इसमें क्या है, जब क्रैंक रोटेट करती है तो वो स्लाइडर क्या है, इस लिंक के सापेक्ष स्लाइडिंग मोशन करता है, साथ में जिसके कारण ये लिंक क्या है, ये इस प्रकार का ऑसिलेटिंग मोशन करती रहती है। तो इसमें क्या है, स्लाइडर क्या है, स्लाइडिंग मोशन भी कर रहा है, साथ में इसको रोटरी मोशन भी मिल रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ क्या होगा, कोरियोलिस कंपोनेंट उपस्थित होगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब इस अवस्था में इसमें कोरियोलिस कंपोनेंट उपस्थित होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए अगला देख ले, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कैसा होता है, इसमें देखिए क्रैंक होती है, उससे इस प्रकार से स्लाइडर कनेक्टेड रहता है। ठीक, तो ये क्या है, स्लाइडर सिर्फ इस तरह से स्लाइड आगे पीछे स्लाइड करता है, रोटेट नहीं कर सकता अपनी जगह पे, मतलब इसका इस प्रकार किसी प्रकार रोटेशन नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार कोरियोलिस कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक, तीसरा है 4 बार मैकेनिज्म। जो 4 बार मैकेनिज्म होता है उसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो सिर्फ ऑसिलेटिंग या रोटरी मोशन करते हैं, उसमें कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं कर रहा होता है। उसमें जो होता है इस प्रकार से इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जैसे 4 बार मैकेनिज्म है, इसमें क्या है, सबके सब या तो अपने एक्सिस पे फुल्ली रोटेट करेंगे या तो ऑसिलेट करेंगे। तो ऐसी जो अवस्था होती है तो इसमें भी किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का कोरियोलिस कंपोनेंट उपस्थित नहीं होगा। इसके बाद होता है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है, पेंटोग्राफ जो है वो उसी का 4 बार मैकेनिज्म का ही एक इन्वर्जन है, तो उसमें भी किसी प्रकार के कोरियोलिस कंपोनेंट उपस्थित होने के चांसेस नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ n लिंक्स। ठीक, कोई मतलब एक लिंक है जिसमें n लिंक्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे। तो मैंने बताया था कि n लिंक्स के लिए नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर का वैल्यू कितनी होती है, उसे कहते हैं NC2। ठीक, जिसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी मैकेनिज्म में कितने होंगे, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है, n क्या है, नंबर ऑफ
लिंक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंसिडर ए 4 बार मैकेनिज्म शोन इन द गिवन फिगर। इसमें फिगर में दिया हुआ है DA इज अ रोटेशन यूनिफॉर्मली एट 100 RPM। जो DA है ये है, DA है ये वाली लिंक है, ये 100 RPM पे रोटेट कर रही है, मतलब n की वैल्यू क्या दी हुई है 100 RPM। ठीक, क्लॉकवाइज। ठीक, तो इन्होंने पूछा है द वेलोसिटी ऑफ A विल बी। इस पॉइंट A की वेलोसिटी इन्होंने पूछा है। देखिए इन्होंने भले पूरा एक तो आपको दे रखा है कि एक 4 बार मैकेनिज्म है, उसकी सारी वैल्यू सबकी वैल्यूज़ दे रखी है, लेकिन उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। इतना बड़ा जो मतलब पूरा चित्र बनाया है इसका कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ इन्होंने सिंपल से पूछा है कि एक लिंक यहाँ फिक्स है और इस लिंक पे एक पॉइंट A है, तो इसकी वेलोसिटी हमको ज्ञात करनी है। तो क्या हम जानते हैं कि किसी लिंक पे किसी फिक्स पॉइंट जो होता है उसमें क्या है, उसके सापेक्ष जो वेलोसिटी निकालनी रहती है वो क्या होती है, वेलोसिटी क्या होगी r इंटू ओमेगा, यही होती है। r मतलब क्या लेंथ है, तो इसकी लेंथ क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग हमेशा मीटर में सॉल्व करते हैं, तो डिवाइडेड बाय नीचे आंसर सेंटीमीटर में दिया हो तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा 30 की लेंथ हो जाएगी इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n बाई 60। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू n की वैल्यू कितनी दी है 100 दी है, डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए। ठीक, लेकिन 60 कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू n की वैल्यू कितनी 100 डिवाइडेड बाई 60। लेकिन ये जो ओमेगा की वैल्यू आएगी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, तो मीटर से इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या कर देंगे इंटू 100 और कर देंगे, तो अब जो है आंसर आएगा उसमें आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 3.14 इंटू 100 तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। देखिए 3.14 314 आंसर आएगा आपका। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने में सेंटीमीटर को मीटर में सॉल्व करने में आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको चेक कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3.314 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसमें r इंटू ओमेगा लगाना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इन मैकेनिज्म। किसी मैकेनिज्म में जो मोशन है उसके बारे में हमको निम्नलिखित कथन डिस्कस करने हैं और बताना इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं ये बताने हैं आपको। ठीक, देखिए कौन कौन से कथन सही हैं ये बताना। पहला क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियल एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि एंगल, देखिए सबसे पहले देखिए दो वर्ड इसमें दिए हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है और दूसरा दिया है रेडियल एक्सेलरेशन। ये दोनों होते क्या हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी लिंक क्या है इस तरह से है, इसमें क्या है अगर ये लिंक रोटेट कर रही होती है, ठीक, तो इसमें दो प्रकार के एक्सेलरेशन आते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट नहीं कर, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन होता है वो लिंक के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा लिंक के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती है r इंटू एल्फ़ा के बराबर। क्या होती है, r इंटू एल्फ़ा, जिसमें r क्या है वो लिंक की रेडियस है या लेंथ है जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, और एल्फ़ा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब ओमेगा बाई टी, मतलब ओमेगा पर सेकंड। ठीक, कितने होता है एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा लिंक के परपेंडिकुलर होगा। एक दूसरा एक्सेलरेशन होता है जिसको कहा जाता है रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा लिंक के डायरेक्शन में ही होता है। जिस डायरेक्शन में लिंक होती है
उसी डायरेक्शन में उसका रेडियल एक्सेलरेशन होगा। और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा जिस सेंटर के अबाउट रोटेट किया जा रहा है उसी सेंटर के अबाउट होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है रेडियल एक्सेलरेशन की, रेडियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो जो हम पढ़ते हैं v²/r, v इसकी वेलोसिटी है, ठीक। वेलोसिटी किसी पॉइंट पे v² जैसे रेडियस पे है, लेकिन हम जानते हैं v की वैल्यू क्या होती है r × ओमेगा, तो r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी r ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो और इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, इसका डायरेक्शन अलोंग द लिंक होता है। तो ये दोनों होते हैं। तो अब देखिए पहला को देख लेते हैं क्या बात इन्होंने कही थी। इन्होंने कही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है at, उसकी वैल्यू कितनी हमने बताई, उसकी वैल्यू हमने बताई थी r × अल्फ़ा। तो क्या इसमें किसी जगह पे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा उन्होंने कहा रेडियल एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है r × ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, ये किसका फंक्शन है, फंक्शन है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सेलरेशन का नहीं है, ठीक। तो इन्होंने ये बात तो लिखी है लेकिन ये उल्टी लिख दी है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन ले लेते हैं। दूसरा कथन है द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी ऑन ए रोटेटिंग लिंक इज परपेंडिकुलर टू ए बी। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए पहले देखिए हमने बताया ये रेडियल एक्सेलरेशन होता है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। इन दोनों का डायरेक्शन इस प्रकार होता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार से होगा। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है क्या, तो उसके क्या उन्होंने क्या लिखा है, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी रोटेटिंगली परपेंडिकुलर टू ए बी। तो परपेंडिकुलर टू ए बी नहीं है, ना अलोंग द ए बी है, ना ही तो परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ना तो परपेंडिकुलर क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द लिंक होता है। उनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा ही लिंक से किसी एंगल पर होता है। दूसरा कथन भी गलत हो गया। अब तीसरा कथन ले लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी ऑन ए रोटेटिंग लिंक इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इन्होंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी ऑन ए रोटेटिंग लिंक, ठीक। तो रोटेटिंग लिंक, अगर कोई एक रोटेटिंग लिंक है तो उसमें किसी पॉइंट ए के सापेक्ष किसी पॉइंट बी की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो तीसरा कथन इनका सही है, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तीसरा कथन सही है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ओनली, 3 ओनली आंसर हो जाएगा, ठीक। चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्टेशन दिया है और रीज़न दिया है, मतलब एक वाक्य दिया है उसका कारण दिया है और उनके चारों कारण के नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने कहा पहला कथन, ठीक, तो चारों को दिए हैं, मुझे चूज़ करना है, ठीक। तो पहले इन्होंने कहा कि इनर्शिया फोर्स ऑलवेज एक्ट्स थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रॉइड। और दूसरा कथन दिया इट हैज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी टू रिटार्ड द मोशन। दोनों कथन हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो पहले इन्होंने कथन कहा कि इनर्शिया फोर्स जो होता है किसी बॉडी के सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करता है, मतलब सेंटर ऑफ मास पे, और एंड इज डायरेक्टली अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंट्रॉइड। और जिस दिशा में उसका त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। हाँ, तो कोई भी बॉडी है, ठीक, उसके हमेशा जो सेंटर उसका जो इनर्शिया फोर्स होगा वो हमेशा उसके क्या होगा, सेंटर ऑफ मास पर वर्क करेगा। ये कथन सही है, ठीक। और दूसरी बात उन्होंने कहा अगर डायरेक्शन के मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट वर्क करता है, मतलब अगर बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो इनर्शिया फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा होगा। और अगर डायरेक्शन उसका क्या है, दूसरी दिशा में एक्सेलरेशन है तो उसका क्या है, इनर्शिया फोर्स का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक।
दूसरा कथन दिया है इट हैज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी टू रिटार्ड द मोशन, मतलब ये हमेशा ही मोशन यानी गति को कम करने का प्रयास करता है। पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा कथन को मोशन को हमेशा कम करने का प्रयास नहीं करता। यदि अगर एक्सेलरेशन मतलब किसी बॉडी का मोशन बढ़ रहा है तो किसी बॉडी की गति बढ़ रही है तो इनर्शिया फोर्स उसको कम करता है, ठीक। लेकिन अगर किसी बॉडी की गति कम हो रही है तो ये इनर्शिया फोर्स उसको बढ़ाता है, ठीक। तो सीधे सीधे समझिए कि जैसे किसी झूले को है उसको हमको घुमाना है, तो अगर वो रुकी हुई अवस्था में है तो उसको हमको मोशन देने के लिए क्या है जब उसकी गति बढ़ाने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि इनर्शिया के कारण वो रुकने का प्रयास करता है, ठीक। और यदि कोई मोशन में है उसको रोकना चाह रहे हैं तो अपने इनर्शिया के कारण लगातार घूमता रहता है, तो वो क्या है हमेशा उसको हमको रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है। तो इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि इनर्शिया फोर्स हमेशा जो है वो मोशन को बढ़ाएगा या घटाएगा, ठीक। वो डिपेंड करता है, अगर मोशन बढ़ रहा होता तो घटाता है और घट रहा हो तो बढ़ाता है। तो हमेशा उसकी क्या है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है। तो इसके आधार पर हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। दिया है ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या दोनों सही हैं? नहीं, दोनों सही नहीं हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बी। उन्होंने कहा दोनों ट्रू हैं तो दोनों ट्रू नहीं है। इन्होंने कहा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ, ये बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक समझ में आया? तो इनर्शिया फोर्स जो होता है हमेशा ही मोशन को रिटार्ड करता है या फिर बढ़ाता है। ये डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मोशन वास्तव में किस प्रकार से है। यदि एक्सेलरेट कर रही है तो बॉडी को रिटार्ड करने का प्रयास करता है, और रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेट करने का प्रयास करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए मैन इज क्लाइंबिंग अप अ लेडर विच इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। मतलब एक इस प्रकार से वर्टिकल वॉल है, ठीक, उस पर एक मैन क्या है चढ़ने का प्रयास कर रहा है। व्हेन ही वाज एग्जैक्टली हाफ द वे, इस प्रकार से एक दीवार है, उस पर एक सीढ़ी इस प्रकार लगी हुई है, उस पर एक आदमी चढ़ा है। व्हेन ही इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वे, बिल्कुल जब बीचों बीच में है तो लेडर स्टार्टेड स्लिपिंग, तभी लेडर क्या है फिसलने लगती है, यहाँ से फिसलने लगती है। ठीक, यहाँ से और यहाँ से भी फिसलने लगती है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि जो पाथ होगा ट्रेस्ड बाय द मैन, जो मैं आदमी होगा वो जिस पथ पे चलेगा वो पथ किस प्रकार का होगा, मतलब उसका बिंदु पथ क्या होगा। ठीक, तो उन्होंने पूछा है पैरा, आंसर दिया पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स एंड सर्किल। ठीक, तो देखिए सीधा सीधा समझ लीजिए कि जब कोई सीढ़ी फिसलती है किसी दीवार के सापेक्ष, तो क्योंकि परफेक्ट समकोण होता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बिंदु, हर बिंदु क्या होता है एक इलिप्स का पथ फॉलो करता है। क्या करता है? इलिप्स का पथ फॉलो करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इलिप्स होना जाना चाहिए। लेकिन जो बॉडी होती है अगर वो अपने एग्जैक्ट जो सीढ़ी का मिड पॉइंट होगा, इस सीढ़ी का जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो सर्किल का पाथ फॉलो करेगा। क्या करेगा? वो सर्किल बन जाएगा। क्यों? देखिए दीर्घवृत्त में एक लघु अक्ष होती है, एक दीर्घ अक्ष होती है। इसके जो अदर कोई भी पॉइंट है तो उसके एक तरह का पार्ट जो होगा वो लघु अक्ष बन जाएगा, दूसरी तरह का पार्ट क्या होगा? दीर्घ अक्ष बन जाएगा। लेकिन जब सेंटर की बात होगी तो उसकी लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों क्या है? बराबर हो जाएंगे। तो कैसा बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। ठीक, अब वो क्यों एलिप्स का पाथ फॉलो करता है इसका डेरिवेशन आपको किताब मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी यहाँ से याद रख लीजिए कि किसी भी समकोण की दीवार पर है और कोई भी सीढ़ी है, रॉड है या कोई भी चीज़ है वो फिसल रही है तो उसके जो प्रत्येक बिंदु क्या है? एक इलिप्स का पाथ फॉलो करेगा। इलिप्स आंसर बेस्ट होता है। लेकिन अगर मिड पॉइंट की बात करें तो वो सर्कल फॉलो करेगा। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि आदमी मिड पॉइंट में ना होकर के किसी अन्य पॉइंट पर होता तब उसका बिंदु पथ क्या होता? तब उसका बिंदु पथ इलिप्स होता। लेकिन मिड पॉइंट पे है इसीलिए वो सर्कल है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्कल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्कल। तो मतलब कोई बिंदु पे इस प्रकार है बॉडी, कोई बॉडी मतलब इंसान है जो किसी सीढ़ी के एकदम मिड पॉइंट पर खड़ा है, सीढ़ी उसी वक्त फिसलना शुरू कर देती है तो उसके द्वारा बिंदु पथ क्या कौन सा फॉलो होगा? सर्कल फॉलो किया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर
ऑफ ए रोटेशन ऑफ 10 लिंक्स इन काइनेमेटिक चैन, किसी काइनेमेटिक चैन में 10 लिंक हैं तो उसमें कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। तो हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर की वैल्यूज़ क्या होती है, NC2 जिसी को क्या कहा जाता है N/N-1 डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू क्या है 10 है, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा 5, तो 5 नाम 45। कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएंगे 45 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे प्लेनर मैकेनिक्स से संबंधित सवाल। इसको मैंने जो 3 पार्ट में कराया है, तो आज इसका तीसरा पार्ट था। तो मतलब 20, 21 और 22 QS नंबर 20, 21, 22 इन तीनों में थ्योरी ऑफ मशीन के प्लेनर मैकेनिक्स संबंधित सवाल है। ये चैप्टर जो थ्योरी ऑफ मशीन का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगले चैप्टर में मैं थ्योरी ऑफ मशीन के ही अदर क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होती रहें और आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।